गुड स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. नाउ वी डिस्कस अबाउट चैप्टर 3 ऑफ 9th क्लास, एटम एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स अणु, मॉलिक्यूल्स मीन्स परमाणु. व्हाट इज एटम? एटम जिसे हम अणु बोलते हैं, क्या होता है वो? अकॉर्डिंग टू गाइस हम देखते हैं जो पहले जो एशियन जो थे एटम्स की अलग अलग डेफिनेशन क्या है लगातार आती रही है. तो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू 9th क्लास एंड अकॉर्डिंग टू अवर एशियन इंडियन, हमारे जो पुराने जो क्या थे फिलोसफर थे या साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग टू अवर एशियन इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनविजिबल पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट और मैटर. एटम को क्या बताया गया है गाइस? एटम जो है वहां पे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे छोटा क्या है, पार्टिकल है, कण है, इंडिविजुअल जो दिखाई नहीं देता है, किसका, मैटर का या एलिमेंट का. मैं बोलता हूं एलिमेंट या मैटर का. एटम वो छोटे से छोटा कण होता है जो दिखाई नहीं देता है. या गाइस हम एटम की सेकेंड डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मेटल, किसी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम. जो और ज्यादा डिवाइड और ज्यादा बांटा नहीं जा सकता वो क्या है, एटम है. जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर हम इस मार्कर को क्या करें, डिवाइड कर इसको तोड़ें, तो गैस ये छोटे छोटे क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी गैस अगर हम और क्या करें, मिक्सी या मिक्सर से क्या करें, उन्हें पीसे और बारीक करें, तो गैस वो पाउडर हो जाएगा. अब गैस एक ऐसी कंडीशन जरूर आ जाएगी, ऐसी कंडीशन आएगी कि जिसमें जो पाउडर पार्टिकल है हम उससे और ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाएंगे. यानी एट ए लास्ट ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि एक पार्टिकल हमारा ऐसा हो जाएगा जो अब और ज्यादा डिवाइड नहीं हो रहा है. तो वो जो फर्दर नॉट डिवाइडेड पार्टिकल है जिसे अब और ज्यादा बांटा नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाएगा गाइस, एटम कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा. ठीक है. तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट और ए मैटर विच इज नॉट फर्दर डिवाइडेड, उसे हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे. एटम से गाइस मिलकर क्या बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं, मैटर बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं. तुम एलिमेंट हमने एटम बता दिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल गाइस क्या है, जुड़ रहे हैं. जैसे हम उस लास्ट पार्टिकल को लें तो उसको जोड़े और जोड़े तो क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास एक मार्कर आ जाएगा. तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये जुड़ते कैसे हैं एटम, इसके बारे में हम देखेंगे. तो फॉर दिस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से किससे जुड़ेंगे गाइस, रासायनिक इक्वेशन से, रिएक्शन से जुड़ेंगे. तो केमिकल जो कॉम्बिनेशन है यानी इनका जो रासायनिक जुड़ाव है कि एक एटम दूसरे एटम से, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह जुड़ता है, हाउ दे टुगेदर, कैसे मिलते हैं वो, कैसे जॉइंट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसके बारे में हम देखेंगे. उसके गाइस लॉज दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं. पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. किसके बारे में दिया गया है, मास के बारे में क्या दिया गया है, लॉ दिया गया है. गाइस हम कंफ्यूज हैं, या मैं आपसे पूछूं कि मास क्या होता है, तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि मास क्या होता है. हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारा जो वेट होता है, हमारा जो वेट होता है उसे हम क्या कह देते हैं, मास कह देते हैं. ऐसा मैंने देखा भी है, पढ़ाते हुए देखा है गाइस, स्टूडेंट से भी पूछा है, तो वेट को ही क्या डिक्लेयर कर देते हैं, मास. टीचर से पूछते हैं, छोड़ो. तो मैं बताता हूं आपको मास और वेट में क्या डिफरेंस है गाइस. एक बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें, मास में और वेट में. मास क्या होता है गाइस, विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, विदाउट एनी gravitational force, actual weight of a substance without any gravitational force. अगर हम गाइस मास की बात करें, सपोज कंडीशन रखता हूं मैं ऐसी कि मैं ऐसी जगह पर हूं जहां पर कोई भी क्या नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. जैसे मान लो मैंने ये रूम डिक्लेयर किया कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 0 है.
गाइस मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं मून पे जाता हूं तो वहां पे भी ग्रेविटेशन फोर्स है, मैं किसी और प्लेनेट पे जाऊंगा वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स है, अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स है। तो गाइस ऐसी कंडीशंस लेते हैं, आइडल कंडीशंस लेते हैं, आइडल कि ऐसा लेते हैं कि जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो, जीरो हो। उस समय जो एक्चुअल वेट होता है गाइस वो क्या होता है, मास होता है। इट मींस अगर हम वेट में से ग्रेविटेशन फोर्स हटा दें तो क्या आता है, हमारा मास आता है। क्या आता है, मास आता है। गाइस ध्यान रखना, मास जो होता है वो विदाउट ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, वेट होता है। मास जो होता है गाइस बिना ग्रेविटेशन फोर्स है, तो मास अगर सपोज इस मार्कर का मास 2 ग्राम है, 2 ग्राम इसका मास है, इट मीन्स विदाउट ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर गाइस मैं अभी अर्थ पर हूं तो भी इसका मास कितना है, 2 ग्राम है। अगर मैं मून पे जाता हूं तो भी मास कितना रहेगा, 2 ग्राम ही रहेगा, बिकॉज इट इज विदाउट ग्रेविटेशन फोर्स। इसके ऊपर मास के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स अफेक्ट नहीं करेगा। मैं किसी और प्लेनेट पे जाऊंगा तो भी कितना है इसका, 2 ग्राम ही क्या रहेगा, इसका मास रहेगा। तो मास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स के बिना जो एक्चुअल वेट होता है वो क्या है, मास है। और वेट क्या है, मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वेट होता है। क्या होता है, वेट। अगर हम वेट की बात करें तो गाइस उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऐड होता है। जैसे अगर हम इसकी वेट की बात करें तो मे बी ये 20 ग्राम हो, ओके, बट मास कितना होगा इसका, कम होगा, क्योंकि मास जब हम इसका निकालेंगे मार्कर का तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये एक बिग डिफरेंस होता है गाइस मास का और वेट का। मास का जो होता है गाइस वो कभी भी चेंज नहीं होता। मास आपका स्थान चेंज करने पर मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास क्या होता है गाइस, फिक्स होता है। मास कैसा होता है, फिक्स। आपका वेट जो होता है गाइस वो प्लेस चेंज करने पर क्या होता है, बदलता रहता है। इट इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता है। तो ये है मास और ये क्या है, वेट। आई थिंक आप समझ गए। हम आगे चलते हैं, हम थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का जो संरक्षण जो नियम है, ये पहला नियम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो गाइस हमें बताता है कि हम कोई भी मास लेते हैं, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी मशीनरी हो, या कहीं पे भी हम कोई मास लेते हैं, या इस यूनिवर्स की बात करें, अगर इसका कोई मास है, या अर्थ की मास की बात करें, तो गाइस मास जो होता है ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, या इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक क्रिया में ना तो मास को बनाया जाता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। किसके लिए, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। इसलिए हम किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो इन एक केमिकल रिएक्शन ना तो मास को बनाया जा सकता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ना ही उसमें मास को खत्म किया जा सकता है। जैसे गाइस हम देखें, 2 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं एंड 16 ग्राम हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो गाइस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो गाइस 2 + 16 कितना बनता है, 18 ग्राम क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। यहाँ पर गाइस ना तो ये कम होगा ना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का मास कितना लिया है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो टोटल मास कितना आएगा, 18 ग्राम। ना तो गाइस ये 18 से कम होगा और ना ही 18 से ज्यादा होगा। तो इन्हें केमिकल रिएक्शन में हम जितना ग्राम या जितना मास रिएक्टेंट का लेते हैं उतना ही मास किसका निकल कर आएगा, प्रोडक्ट का निकल कर आएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी मास का संरक्षण नियम इसे बोलते हैं। संरक्षण इसलिए क्या हो गया है, क्योंकि ना तो हम उसे बना सकते हैं मास को किसी रासायनिक अभिक्रिया में, और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। अंडरस्टैंड इट। नाउ सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन और केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ मास। हम किसी रासायनिक पदार्थ में या रिएक्शन में देखें गाइस, जो जुड़ाव होता है
यानी केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने की कैसे जुड़ते हैं एटम या एलिमेंट। तो गाइस वो जब भी जुड़ेंगे, अगर जुड़कर कोई भी एक नया सब्सटेंस बनता है तो उसमें जुड़ने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो कैसा रहेगा, अनुपात कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्वल मीन्स एक फिक्स रहेगा। दिस लॉ वॉज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट। ये जो लॉ था गाइस वो जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा इन 1979 में दिया गया था। दैट्स व्हाई दिस लॉ आल्सो नोन एज प्राउस्ट लॉ। इसलिए गाइस इसको प्राउस्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बाय एग्जांपल बताता हूं क्या कहता है ये लॉ। अगर गाइस कोई हम केमिकल सब्सटेंस देखते हैं, सपोज हम CO2 देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गाइस देखते हैं, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी या हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ पर गाइस नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 1 होगा। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन गाइस कितना होगा, 2 होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखते हैं कि कार्बन 1 होता है, ऑक्सीजन 2 होते हैं। यहां देखते हैं गाइस C+O2। C+O2 मिलकर क्या बनाएंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। यहां हम रेशियो देखते हैं गाइस, तो कार्बन है 1 एंड ऑक्सीजन है 2। यानी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो रेशियो या प्रोपोर्शन जो होता है, अनुपात जो होता है वो कितना आता है, 1:2। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें हमेशा 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन की क्या होती है, जरूरत होती है। तो ये क्या है गाइस, फिक्स है। ये क्या है गाइस, फिक्स है। तो यही क्या बताता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम फिक्स ही बोल सकते हैं, नियत है। यानी ये कांस्टेंट है, फिक्स है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, 1 कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएंगे। ये कौन बताता है हमें, जो प्राउस्ट लॉ बताता है। प्राउस्ट लॉ जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल जस्ट हम कुछ ही बना लीजिए गाइस आप। फॉर एग्जांपल SO4। तो गाइस सल्फर प्लस 2O2, ठीक है। यहां गाइस हम देखते हैं सल्फर का क्या है, S है 1, ऑक्सीजन है आपके 4। जब भी ये बनेगा तो गाइस S 1 होगा और ये कितना होगा, 4। यानी रेशो क्या होंगे आपके, फिक्स होंगे। For another example, we take CO, C+O। CO जिसे हम गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है। कार्बन इज इक्वल टू 1 एंड ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पर भी गैस कितना होगा, 1 और 1 होगा। यानी जब भी हम किसी कार्बन मोनोऑक्साइड को देखेंगे तो उसमें गाइस फिक्स है कि नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 होगा और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा। ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। जब भी हम किसी केमिकल सब्सटेंस को देखेंगे, कोई भी केमिकल सब्सटेंस देखेंगे तो गाइस उनका जो मिलना है या बनना है उसके लिए क्या है, फिक्स है। अमोनिया के लिए देख लीजिए NH3। या गाइस कब बनेगी, जब नाइट्रोजन कितना होगा, 1 होगा और आपके हाइड्रोजन कितना होगा, 3 होगा। ये जब भी क्या होगा, अमोनिया बनेगा। तो यानी कांस्टेंट है, यानी ये क्या है, रेशो क्या है आपका, फिक्स है। ये हमें प्राउस्ट लॉ या लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।